बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेमिंग आइडेंटिफायर्स एंड परसिस्टेंस। अब चूंकि ये कड़ी है इश्यूज एंड चैलेंजेस एंड डेवलपिंग डिजिटल लाइब्रेरीज की, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। अभी आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेमिंग आइडेंटिफायर्स एंड परसिस्टेंस। A global scheme of unique identifiers is required, one that has persistence beyond the life of the originating organization and that is not tied to specific locations or process. These names must remain valid whenever documents are moved from one location to another or are migrated from one storage medium to another. अब नेमिंग आइडेंटिफायर क्या है कि सिंपल से अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि एक डिजिटल ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल एक ई बुक है आपके पास, ठीक है। उस ई बुक को आप ऐसा नाम दें या ऐसा आइडेंटिफायर दें, ठीक है, ताकि वो जब भी हमें ज़रूरत पड़े, जिस किसी को भी ज़रूरत पड़े, तो उसका नेम चेंज ना हो, ठीक है, नेम उसका चेंज ना हो और जो ऑनलाइन उसका एड्रेस है वो भी चेंज ना हो, ठीक है, वो हमेशा वही सेम रहे। ख्वाह वेबसाइट चेंज हो जाए, लोकेशन चेंज हो जाए, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो यूनिक आइडेंटिटी है, उस यूनिक आइडेंटिटी से हम उस डॉक्यूमेंट को जो फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो ये असल मकसद है नेमिंग आइडेंटिफायर्स एंड परसिस्टेंस का, कि वो डॉक्यूमेंट हमेशा एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफायर उसको असाइन किया जाए ताकि जब कोई उस यूनिक आइडेंटिफायर के जरिए उस डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचना चाहे, उस ई रिसोर्स या डिजिटल रिसोर्स तक पहुंचना चाहे, वो आसानी के साथ पहुंच जाए। सिंपल सी अगर हम फिजिकल या ट्रेडिशनल लाइब्रेरी की बात कर लें, तो उसमें किताब पर जो ISBN होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है, वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। वो ISBN दुनिया में किसी भी किताब को इशू नहीं होगा। मतलब जो एक किताब को इशू हो गया, जो एक किताब को वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि जिस नंबर से, वो नंबर किसी दूसरे बुक को नहीं दिया जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इसी तरह यहाँ पे भी जब डिजिटल लाइब्रेरीज के मतलब शुरुआत हुई, फिर मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस आए, मतलब लोगों ने फेस किए, कभी एक तरीके से तो कभी दूसरे। तो फिर जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसकी सलूशन भी बंदा सोचता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो जब नेमिंग आइडेंटिफायर्स का मसला आया कि मतलब ऑनलाइन अब एक रिसोर्स को हम रख रहे हैं, तो वो रिसोर्स जो है वो अक्सर इस तरह होता है कि हम हमारी वेबसाइट जो है उसके हम एड्रेसेस चेंज कर देते हैं, ठीक है। शोर ना करें, खामोश हो जाएं। अच्छा, तो मतलब ये है कि जो हमारे नेमिंग आइडेंटिफायर्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो यूनिक होने चाहिए। एक डिजिटल ऑब्जेक्ट है, उसको आप ऐसा URL या ऐसा DOI या ऐसी यूनिक स्ट्रिंग दे दें ताकि वो फिर किसी और डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को ना हो। तो मतलब क्या है कि उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तक रसाई के लिए हमें एक यूनिक नंबर की या एक यूनिक जो स्ट्रिंग की ज़रूरत होती है वो हम असाइन कर सकें। तो इसके लिए फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म के अप्रोचेस जो है वो अपनाए गए हैं, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। 3 examples of schemes proposed to get around the problem of persistent naming are, मतलब ये 3 एग्जाम्पल्स आप देख सकते। इस तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप ये 3 एग्जाम्पल्स देख लें और इसको हम फिर इंशाल्लाह थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे। तो इसमें है सबसे पहले PURL,
यूआरएल के बारे में तो आपने सुना है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, यूनिक एड्रेस होता है जिसके ज़रिए हम उस वेबसाइट तक रसाई हासिल करते हैं। और PURL क्या है? ये परसिस्टेंट या परमानेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है जो चेंज नहीं होता। URL फिर भी चेंज हो जाते हैं उनके, ठीक है, कभी रेयरली चेंज होते हैं लेकिन फिर भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन PURL क्या होगा? ये परमानेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा या परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर इसके बाद यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम्स है, इसका भी कंसेप्ट है। और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है आजकल, जो मैं प्रैक्टिकली भी देख रहा हूं, वो है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स। ठीक है, ये 3 तरीके इन्होंने अपनाए हैं कि इसके जरिए से हम एक डिजिटल ऑब्जेक्ट को यूनिक आइडेंटिटी असाइन करेंगे। अब PURL क्या है? PURLs are persistent URLs. They are a scheme developed by OCLC in an attempt to separate document name from its location and therefore increase the probability that it will always be found. मतलब क्या है कि इसको जो इसकी एक्चुअल लोकेशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो किसी एक सर्वर पे पड़ी हुई है या किसी एक सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, और किसी ने उसको ऑनलाइन किया हुआ है, तो अब अगर वो अपने सर्वर से उस फाइल की लोकेशन चेंज करता है, किसी दूसरे सर्वर पे लेके जाता है, या एक सिंपल सी आप ये देख लें कि फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क में एक जगह पे पड़ी तो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, आप हार्ड डिस्क में सी ड्राइव से उठा के उसको डी में रखते हो तो लोकेशन तो उसकी डिस्टर्ब हो गई, तो फिर उसको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। आपके इंटरनल नेटवर्क पे तो सही होता है, लेकिन ऑनलाइन जब उसको कोई वो करता है एक्सेस, तो उसको मतलब एरर आता है कि दैट डॉक्यूमेंट्स इज नॉट लोकेटेड, या जो आपका एड्रेस है वो सही नहीं है, तो इस तरह एरर वगैरह आ जाते हैं। तो ये क्या है कि इन्होंने कहा कि जो इसकी एक्चुअल लोकेशन है, ठीक है, इस फाइल की, तो वो सेपरेट हो, और जो इसका आइडेंटिफायर हो वो सेपरेट हो। तो आइडेंटिफायर के जरिए से एक सिंपल सी मिसाल, क्योंकि चूंकि हम तो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स नहीं है, हम तो जस्ट लाइब्रेरियंस हैं, तो इसकी जो आर्किटेक्चर है, इसका जो मैकेनिज्म है कि कैसे ये नंबर्स असाइन होते हैं या कैसे ये PURL जो है वो असाइन होती है, ये मतलब इसको डिस्कस करने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ ये जानना है कि PURL किसे कहते हैं, URN किसे कहते हैं, DOI किसे कहते हैं। फिर इसकी अपनी एजेंसीज हैं जो क्या करती हैं, इसको PURLs या URN या डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर वगैरह जो है ये असाइन करते हैं। तो PURLs work through a mapping of a unique, never changing PURL to an actual URL. ठीक है, ये क्या होता है, इसकी मैपिंग हो जाती है उस URL के साथ जो यूनिक आइडेंटिफाई करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, स्पेसिफिक बुक को जो है या ई बुक हम कह लें, तो उसको स्पेसिफाई करता है, जो कभी ना चेंज होने वाला एड्रेस होता है, और उसका लिंक या उसकी मैपिंग कर दी जाती है उसके ओरिजिनल जो जो जहाँ पे ये डिजिटल लाइब्रेरी पड़ी है उसकी URL के साथ। इफ अ डॉक्यूमेंट मूव्स, अगर वो एक फॉर एग्जांपल ई बुक की हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर वो ई बुक या कोई भी डिजिटल ऑब्जेक्ट हो, वो मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह, the URL is updated, URL जो है वो अपडेट हो जाती है, बट द PURL stays the same। लेकिन PURL क्या है, वो हमेशा सेम ही रहेगा, ताकि जब भी कोई मेटाडेटा, ये सारे मेटाडेटा का वो है, मेटाडेटा में हम ये इंफॉर्मेशन देते हैं जो नेमिंग आइडेंटिफायर है, ताकि जो कोई भी इसको एक्सेस कर सके इसकी यूनिक आइडेंटिटी के जरिए से, इसको हर वक्त जब भी वो चाहे तो उसको एक्सेसिबिलिटी हो, ख्वाह वो वेबसाइट चेंज हो जाए या उसकी लोकेशन चेंज हो जाए, लेकिन क्या होगा, वो स्पेसिफिक डिजिटल ऑब्जेक्ट तक रसाई जो है हम कर सकते हैं। फिर है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। ये भी मतलब यूनिक आइडेंटिटी के लिए एक मेहनत की गई थी। URLs आर अ डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जो थी, ये उसकी इजाद की URN इज नॉट अ नेमिंग स्कीम। ये कोई नेमिंग स्कीम नहीं है बजाते खुद, बट अ फ्रेमवर्क फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर। लेकिन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है जिससे हम यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी डिजिटल ऑब्जेक्ट को।
A uniform resource name is a uniform resource identifier. ये एक जिस तरह हमने PURL की बात की तो ये URL भी यही है कि एक डिजिटल ऑब्जेक्ट तक हम क्या करें, हम आसानी के साथ पहुंच जाए, एक यूनिक आइडेंटिटी हो जिससे उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की पहचान हो। फिर है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर सिस्टम। तो ये आजकल जो मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर मेटा डेटा से रिलेटेड, तो मैक्सिमम डेटाबेसेस जो है ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरीज, उसमें DOI जो है वो यूज़ होता है एज ए यूनिक आइडेंटिफायर। अब DOI जो है इज एन इनिशिएटिव बाय द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन पब्लिशर्स एंड द अमेरिकन कॉरपोरेशन फॉर नेशनल रिसर्च इनिशिएटिव्स। तो ये इनकी इनिशिएटिव थी एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन पब्लिशर्स की, और जो कॉरपोरेशन फॉर नेशनल रिसर्च इनिशिएटिव्स हैं इनकी, डिजाइन टू प्रोवाइड अ मेथड बाय विच डिजिटल ऑब्जेक्ट कैन बी रिलायबली आइडेंटिफाइड एंड एक्सेस्ड। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या ये डिजाइन किया कि एक यूनिक आइडेंटिटी हम कैसे एक डिजिटल ऑब्जेक्ट को असाइन करें ताकि उससे उसकी पहचान हो और उसको हम एक्सेस कर सकें। तो दी CNRI मतलब कॉर्पोरेशन फॉर नेशनल रिसर्च इनिशिएटिव्स हैंडल सिस्टम which underlies DOI is a system that resolves digital identifiers into the information required to locate and access a digital object। मतलब इनका जो सिस्टम है ये भी जिस तरह हम आइसबेन का एक सिस्टम है, यूनिक आइडेंटिटी उसको प्रोवाइड होती है एक बुक को, इसी तरह DOI भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी डिजिटल ऑब्जेक्ट की, और वो एक ई बुक हो या एक ई रिसर्च आर्टिकल हो या ई जर्नल हो या ई मैगजीन हो या हमारे पास ई थीसिस हो, तो जो भी डिजिटल ऑब्जेक्ट है उस तक रसाई के लिए ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है प्रोवाइड करते हैं। The main motivation of the DOI system is to provide publishers with a method by which the intellectual property right issues associated with their materials can be managed। मतलब क्या है कि इससे the main motivation behind the DOI system, मतलब DOI system क्यों मुतारिफ किया गया, पब्लिशर्स ने क्यों इस पर गौर किया कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसको हम क्या कर सकें, उसको मैनेज कर सकें, ताकि कोई भी अगर इसको एक्सेस करना चाहे तो हमें उसके स्टेटिस्टिक्स हमारे पास आ जाए कि इसने ऑथराइज एक्सेस किया या अनऑथराइज तरीके से इसने इस मटेरियल को यूज़ किया है, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दोबारा कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा हो तो भी इनको जो है इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसी मैकेनिज्म बनाई गई, क्योंकि आजकल तो सारा सिस्टम ऑनलाइन है, डिजिटल लाइब्रेरी ऑनलाइन पड़ी है, तो अगर कोई हैकर आए और उसको मतलब वो कर ले, किसी भी तरीके से डाउनलोड कर ले, तो जहाँ से उसने डाउनलोड किए तो उनकी लोकेशन और उनका जो URL वगैरह है, जो IPs वगैरह है, तो वो कम से कम ट्रेस हो सके। अब डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या है, ये थ्रू आउट दी इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पे ये काम करते हैं। सही है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि इनको पता चले कि कहाँ कहाँ से जो मटेरियल है वो एक्सेस हो रहा है, आया वो ऑथोराइज एक्सेस है या नहीं है, ठीक है, या इसको कोई किसी और पर्पस के लिए तो यूज़ नहीं करता। तो मतलब ये डिजिटल जिस तरह आइसबेन के जरिए एक यूनिक आइटम आइडेंटिफाई होता है, इस तरह डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर में इसको हम क्या कर सकते हैं, यूनिकली वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है किसी भी डिजिटल ऑब्जेक्ट को। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है इसके साथ तो कंटेक्ट रजिस्ट्रेशन एजेंसी अप्रोप्रिएट टू योर इंडस्ट्री और सेक्टर। आपका इदारा इसके साथ रजिस्ट्रेशन करना चाहता है या कोई भी पब्लिशर है, वेल नोन पब्लिशर है, वो इसके साथ रजिस्ट्रेशन करना चाहता है ताकि वो जितनी भी किताबें या ई बुक्स या ई कंटेंट्स जो वो मतलब पब्लिश करें तो उससे पहले वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो DOI है वो हासिल कर सके उस डिजिटल ऑब्जेक्ट के लिए। Obtain your DOI prefix and choose your DOI services। तो ये डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर की अपनी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ज़रिए से भी आप क्या कर सकते हैं, इनके साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं
और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। फिर क्या है, स्टार्ट वर्किंग विद योर एजेंसी टू रजिस्टर एंड यूज ऑल द DOIs यू नीड। तो जब आपकी इनके साथ रजिस्ट्रेशन हो जाए फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, DOI जो है अपने डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को वो कर सकते हैं, नाम जो है वो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर का वो दे सकते हैं, और फिर इसके बेनिफिट जो हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। जब आप एक बार इनके साथ रजिस्टर हो जाए तो इट मीन्स कि आप इनकी कम्युनिटी का हिस्सा बन गए हैं। नाउ यू आर पार्ट ऑफ द DOI कम्युनिटी। ये डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, इसको अगर मतलब आप लोग के पास टाइम है तो डिटेल से इसकी वेबसाइट जो है आप ये देख लें। फॉर फर्दर रीडिंग अबाउट DOI विजिट www.doi.org। ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको रीड आउट कर लें, ठीक है। जो भी क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसका नेमिंग आइडेंटिफायर का, वो DOI का है ज़्यादातर। तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर को आप क्या कर लें, इस वेबसाइट को आप यूज़ कर लें। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर की वेबसाइट को मैं अभी ओपन करता हूँ, आप देख लें। ये डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर का जो है ये मेन वेबसाइट है, ठीक है। तो इस वेबसाइट को आप स्टडी कर सकते हैं, इसका कंप्लीट हैंडबुक है। मतलब इसको मैं डिटेल से इसलिए नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि अगर इसमें एक बार हम गुम हो गए तो सारा सेमेस्टर गुजर जाएगा, लेकिन इसका मैकेनिज्म जो है उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हम चूंकि लाइब्रेरियंस हैं, हम इस तरफ इतना इल्म होना चाहिए कि DOI किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको इतना भी जानना बस ये काफ़ी है कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैं डिजिटल लाइब्रेरी को यूज़ करके आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। digitallibrary.edu.pk HEC की डिजिटल लाइब्रेरी में ओपन करता हूँ, और इसमें मैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करके आपको बताता हूँ कि इसका DOI कहाँ पे होता है। फॉर एग्जांपल एक रिसोर्स है हमारे पास, टेलर एंड फ्रांसिस। इधर मैं एक सर्च करता हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल लीडरशिप पे मैं कोई आर्टिकल फाइंड आउट करना चाहता हूँ। अब इसमें अगर आपको की चीज़ प्रोवाइड की गई है या नहीं की गई, लेकिन उसका DOI एटलीस्ट आप लोगों को अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल ये टाइपोलॉजी ऑफ डिजिटल लीडरशिप, ये मैं ओपन करता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम डेटाबेसेस जो हैं वो DOI यूज़ करते हैं किसी भी आइटम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए।
अब आप ये देख रहे हैं, ये मतलब इस आर्टिकल की DOI ये है https://doi.org 10.1080153915232020, ये इसका यूनिक आइडेंटिफायर है। ठीक है, आप जहां कहीं से भी इसको, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करता हूं, ये देख लें, कॉपी करता हूं और इसको इधर में ओपन करता हूं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर में, पेस्ट करता हूं और सबमिट, तो ये डायरेक्ट मुझे इस पेज पर लेके आता है। अगर इसका URL जो है, URL चेंज भी हो जाए तब भी ये DOI जो है आपको इस ऑब्जेक्ट तक रसाई प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये इसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। URL जिस तरह हमने जिक्र किया कि वो चेंज भी हो सकता है, इसकी लोकेशन भी चेंज हो सकती है, लेकिन जहां भी ये चेंज हो, लेकिन इसकी जो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है, इसके जरिए से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये एवरलास्टिंग है, ये ख़त्म ना होने वाला एक वो है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है, एक यूनिक आइडेंटिटी है इसकी। तो ये एक एग्जांपल मैंने कहा कि आपको बताऊं, तो जो भी आप डेटाबेस खोलेंगे मैक्सिमम मतलब 90% तक आप लोग जितने खोलेंगे, तो उसके जो मेटा डेटा में उसकी इंफॉर्मेशन होगी, उसमें एक होगा DOI। तो ये DOI क्या है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी आइटम को। तो अगर आप इसको और भी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप इस कंप्लीट वेबसाइट को खुद स्टडी करें। आज के लिए इतना काफ़ी था, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल काम करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग के अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं।